हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हमने पिछले पेपर में मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों को पढ़ा है, इसलिए अब हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनसे एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेट के एग्जाम में। ठीक है, तो कोई भी आप UPSC का एग्जाम देते हो या SSC का कोई भी एग्जाम देते हो, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कोई ना कोई एक चीज़ पूछ ली जाती है, अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं कि वह अनुच्छेद किससे संबंधित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछला वीडियो जो आपने देखा था मूल अधिकार, वो वीडियो आपने देख लिया होगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे वो हमने बता दिए थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हमने आपको क्लियर कर दिया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है, और जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया वो हमने नहीं लिखे हैं। उसी तरह यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी हमने वही किया है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है या पूछा जाता है, वही हमने यहाँ पर लिया हुआ है, बाकी को हमने नहीं लिया हुआ है। ठीक है, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। ठीक है, तो हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियो हमारी देख लेते हैं और ना लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो उनसे निवेदन है कि वो वीडियो को देखें और एक लाइक उसको दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, और कमेंट नहीं किया हो तो कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इससे क्या है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे से इससे अच्छी वीडियो आपको अच्छा कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीडियो पर। जैसे कि हमने लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत जो भी हैं, तो ये जो कहाँ से लिए गए हैं, तो अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के, अगर हम बात करें इनके अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इनका वर्णन 36 से 51 तक के अनुच्छेद में है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया है, अर्थात किसी न किसी देश से कुछ न कुछ भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अगर बात करें तो ये न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है या नहीं किए जा सकते, तो इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे कोई संवैधानिक शक्ति प्रदान नहीं है। यह न्यायालय ये नहीं कह सकता कि आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से काम करना है। राज्य चाहे तो काम करे या ना चाहे तो काम ना करे। ठीक है, ये राज्य का विषय है, इस पर न्यायालय के द्वारा आप इसको लागू नहीं करवा सकते हैं कहीं भी जाकर के, किसी भी राज्य के द्वारा या न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो भी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहाँ से क्वेश्चन उठाता है आयोग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 29 का क्या कहता है कि समान कार्य के लिए आपको समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 29 का क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। अनुच्छेद 29 का जो है ये समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद अगर बात करें अनुच्छेद 39 गा के अंतर्गत क्या है, यह कहता है अनुच्छेद 39 गा इसे धन का समान वितरण होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं आप किसी को धन अधिक दे दीजिए और किसी को कम दे दीजिए, धन का समान वितरण। ठीक है, ये अनुच्छेद 39 से संबंधित है, अनुच्छेद 39 गा से संबंधित है। ठीक है, और अगर बात करें समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर आप एक अध्यापक हैं प्राइमरी टीचर के, ठीक है, आपने प्राइमरी टीचर में आप अध्यापक हैं, तो वही वेतन आपको मिलेगा जो अन्य अध्यापकों को मिलता है समान कार्य का। ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा वेतन नहीं पा सकते हैं, न उससे कम ही आपको दिया जाएगा। आपको जो भी कार्य करते हैं उसके समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर बात करें अनुच्छेद 40 की, अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ग्राम पंचायतों का
अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार अपने यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन करवाए। ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 41 की, तो अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में, क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, अर्थात जो सरकारी सहायता मिलती है उसको पाने का अधिकार है। ठीक है, उसको पाने का अधिकार है कि वह कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकारी है। ठीक है। राज्य सरकार चाहे तो दिला सकती है या ना चाहे तो राज्य सरकार नहीं दे सकती। आप उस पर कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते हैं। अगर अनुच्छेद 42 की बात करें तो यह कहता है काम की मनोचित दशाओं तथा प्रसूति संबंधी सहायता पाने का अधिकार, अर्थात कहने का मतलब जो आप 100 नंबर या 112 नंबर की एम्बुलेंस देखते हैं वह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ही वो हमें जो सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई है। क्योंकि इससे पहले जब तक अखिलेश सरकार नहीं आई थी, जो भी गवर्नमेंट है वो नहीं आई थी, उससे पहले कोई भी एम्बुलेंस गवर्नमेंटेड नहीं थी। जब सरकार ने चाहा तब उस सरकार ने यहाँ पर जो है लोक सहायता के लिए हमें एम्बुलेंस की प्रदान की। ठीक है, क्योंकि पहले एम्बुलेंस नहीं थी। फिर डायल 100 आया जो कि लोक सहायता के लिए है, और एम्बुलेंस आया जो अनुच्छेद 42 से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसी के द्वारा जो एम्बुलेंस और जो डायल 100 है वो काम करती है। अगर बात करें अनुच्छेद 43 की, तो अनुच्छेद 43 कहता है यह मजदूरी और कुटीर उद्योगों से संबंधित है। यह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है। मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य चाहे तो वह आर्थिक सहायता प्रदान करे, ना चाहे तो आर्थिक सहायता ना प्रदान करे। बात करें अनुच्छेद 44 की, तो यह समान सिविल संहिता की बात करता है। समान सिविल संहिता, ठीक है, अनुच्छेद 44 क्या करता है, समान सिविल संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अर्थात एक देश एक संविधान एक नियम के अनुसार यह बात करता है, सभी को समान नज़रों से देखता है, चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वंश का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर अनुच्छेद 46 की अगर बात करें तो यह कहता है SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसमें जो SC और SC ST अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला है, और जो वर्तमान में EWS आरक्षण है, क्या EWS आरक्षण जो है वो किससे संबंधित है, वह अनुच्छेद 46 से संबंधित है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि SC ST और OBC इनको तो आरक्षण मिला है, अगर सरकार चाहे तो जनरल को भी या किसी भी वर्ग को वह आरक्षण दे सकती है, उसके दुर्बलता के आधार पर, उसकी जीवन रेखा के आधार पर, और उसके जो आर्थिक सहायता उसको प्रदान कर सकता है। जो भी हाल ही में जो SC ST जो EWS का आरक्षण मिला है वह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ही राज्य सरकार ने अपने पास से प्रोवाइड किया है। अगर बात करें अनुच्छेद 48 की, तो यह कहता है, 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात करता है। कृषि एवं पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 कहता है। अगर बात करें अनुच्छेद 49, तो
राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो हैं वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण एवं संवर्धन, ये अनुच्छेद जो है 49 कहता है। अगर बात करें अनुच्छेद 50 की, तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण से संबंधित है। यह न्यायपालिका, अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अपना अलग अलग क्षेत्र है और उनके कार्य और उनके क्षेत्राधिकार अलग हैं। इसलिए अनुच्छेद 50 इसकी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित बात करता है। ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 51 की, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जो है वो अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अनुच्छेद 51 क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है जिसको बार बार पेपर में आयोग ने पूछा है। तो बात करते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपको करना है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 40 जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह कई बार कई पेपर में पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है अनुच्छेद 44, इसको भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें कृषि एवं पशुपालन, ये भी पूछा गया है काफ़ी बार, ये भी आप इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें जो भी होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, और ये अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 ये इम्पोर्टेंट है। आपको ये 5 इसमें से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है। कौन कौन से? अगर बात करें अनुच्छेद 40 की, अनुच्छेद 44 की, अनुच्छेद 48 की, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51, ये 5 को इसमें से काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आप अगर कुछ ना याद कर लिया, आपको अगर पूरा नहीं आता है कि कौन से अनुच्छेद में है, तो आप अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 ये इनमें से याद कर लीजिएगा। अगर अनुच्छेद इसमें से पूछा जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, इन्हीं 5 नंबर में से, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बाकी हमने बता दिया है, आप चाहें तो पूरा याद कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें हमने इंपॉर्टेंट ही रखा है, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा होगा। ठीक है। और हाँ, कुछ लोग ये वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट दे दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की जो है हमें उम्मीद होती है कि हमने अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। तो कुछ ना करके सिर्फ आप अगर कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ वीडियो को लाइक ही कर दीजिए, जो हमारे तक पहुंच जाएगा और हमें लगेगा कि हाँ हमें अच्छे व्यूअर मिले हैं। ठीक है। तो आज के लिए वीडियो है इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।